पुरुष रेप क्यों करते हैं? मुझे किसी से बड़ा फील करना है उस मोमेंट में और मुझे उसके ऊपर डोमिनेशन चाहिए। किसी भी रोमांटिक रिश्ते में टच की उपयोगिता, स्पर्श की भूमिका क्या होती है? लैक ऑफ टच ऑल्सो लीड्स टू सेक्शुअल वायलेंस। एक जो कल्चरल परवरिश है या कि कंडीशनिंग है, उसमें सिखाया जाता है कि यार मन नहीं मिले जब तक तब तक तन नहीं बांटना चाहिए। जब मैं मैस्टरबेट करती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है और मुझे समझ नहीं आता है क्यों। 6 साल की उम्र में जब वो चेंज कर रही थी, काफ़ी बूढ़े अंकल थे, उनकी आईज उसने देखी उस विंडो में। जब भी मैं सेक्स के बारे में सोचती हूँ मुझे उन अंकल की आईज आती हैं अपने जहन में। कपल है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है, बट वो जब फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। आपका ब्रेकअप आपसे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और ये फ्रेंड्स, दारू, स्मोकिंग, सेक्स इनफ नहीं है इसको प्रोसेस करने के लिए। आपको एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है। आजकल मेन के ऊपर इतना ब्लेम और फोकस हो गया कि आप प्रॉब्लम हो, कि हम एज विमेन नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेहत अड्डा पावर्ड बाय सेंसोडेंट के, को पावर्ड बाय अ CSR इनिशिएटिव ऑफ USV एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक तो ये बहुत दुर्लभ मौका होता है कि आप किसी सेक्स थेरेपिस्ट से टकराएं। यूँ तो अभी मेंटल हेल्थ का एक्सेस, सिंस वो थोड़ा महंगा भी है भारत में और उसको लेकर के अवेयरनेस की भी थोड़ी कमी है, यूँ ही बड़ी आबादी तक नहीं है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक किस्म के विषयों के लिए अलग से थेरेपी। थोड़ा पहले यही बताइए कि सेक्स थेरेपी होता क्या है, सेक्स थेरेपिस्ट काम क्या करता है, किस तरह के इश्यूज को डील करता है? Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. शुरू करने से पहले जस्ट क्लोज योर आइज, 1 सेकेंड के लिए जस्ट क्लोज योर आइज। जस्ट आंखें बंद कर कर राइट हैंड अपने हार्ट पर रखें। मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5। डीप ब्रेथ इन। जितना आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं वहां पे होल्ड कीजिए, और फिर उस ब्रेथ को बहुत बहुत धीरे रिलीज कीजिए। हम 3 बार करेंगे, बहुत ही जल्दी, तो रिलीज कर दीजिए। जो भी साउंड्स है रूम में आने दीजिए, कोई बात नहीं, दुनिया नहीं रुकने वाली, क्योंकि सेक्सुअल ट्रॉमा है। हमें सेक्सुअल ट्रॉमा होता है, हम काम पे जाते हैं, हमें रेप होता है, हम फिर से सेक्स करते हैं, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, 1 2 3 4 5, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट एंड जेंटली लेट इट गो। वेरी नाइस। और जब आप रेडी हो जाए, आंखें खोलकर अटेंशन और अवेयरनेस वापस इस सेशन पर। ये सेक्स थेरेपी का एक पहलू है कुलदीप। इट इज़ नॉट अबाउट द माइंड। थेरेपी एक चीज़ होती है, एक प्रोफेशन, एक वेस्टर्न प्रोफेशन है, वेस्टर्नाइज प्रोफेशन है, जहाँ पे हम इसलिए जाते हैं, जिस एक थेरेपिस्ट को हम इसलिए चूज़ करते हैं कि कुछ हम दुविधा में फंसे हुए हैं, जो हमारे दोस्तों को समझ में आ रहा है उससे कैसे निकालना है, ना हमारी फैमिली को समझ में आ रहा है हमें कैसे हेल्प करना है उससे। तो टॉक थेरेपी में हम जब जाते हैं, हम एक थर्ड न्यूट्रल नॉन जजमेंटल प्रोफेशनल को हायर करते हैं। हम हायर कर रहे हैं थेरेपिस्ट को कि वो हमारे साथ एक रिलेशनशिप बनाए। जी, ये डॉक्टर से अलग है, ठीक है। एडवाइस के लिए हम नहीं जाते हैं। थेरेपी में हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जो हमें फिर समझते हैं 12 13 14 16 सेशंस के 16 सेशंस में, और उसके बाद हमारे अपने पावर से वो कनेक्ट करते हैं। तो ये थेरेपी है। इसके ऊपर आप अलग अलग स्पेशलाइजेशंस डाल सकते हैं, जैसे कि ग्रीफ थेरेपी हो गया, डिप्रेशन थेरेपी हो गया, सेक्स थेरेपी हो गया, आर्ट थेरेपी हो गया, म्यूजिक थेरेपी हो गया। ऐसे भिन्न भिन्न थेरेपीज होते हैं। अगर आप कुछ उदाहरण बता दें, 1 2 3 सिर्फ संक्षेप में, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने में आसानी होगी कि किस किस्म के लोग आपके पास आए अपनी समस्याएं लेकर। 1 2 उदाहरण कुछ ऐसे। जी, तो मेरी बुक में एक मैंने लिखा है इनके बारे में। एक लड़की है, उसका नाम है कुशा। सारे पेशेंट्स का नाम मैं चेंज कर चुकी हूँ, कॉन्फिडेंशियल रख चुकी हूँ।
तो कुशा मेरे पास आई थी और वो 30 साल की थी और वो कह रही थी कि मैम आप ना मुझे एक सेक्स टॉय रेकमेंड कर दीजिए, क्योंकि आजकल सेक्सुअल लिबरेशन एक बहुत हॉट टॉपिक है और सारे मेरे कॉलेज के दोस्त बहुत सारा कैजुअल सेक्स करते हैं और कोई तो रोमांस में है, उनको शादी करनी है, मेरे से तो सेक्स ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब मैं मैस्टरबेट करती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है और मुझे समझ नहीं आता है क्यों। ठीक है, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन है ये। हम अब देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, कुछ हम टाइट हो रहे हैं अपनी बॉडी में, नॉर्मल है। तो जब कुशा मेरे पास आई तो उसने सोचा कि सेक्स थेरेपी एक ही सेशन का होगा, कि मैम कुछ टॉय वॉय रेकमेंड कर देंगी और बोलेंगी कि ये लिंक है, ये ब्रांड है, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा दीजिए, बस हो गया। उसको नहीं पता था कि पहले 12-13 सेशन तो हम सिर्फ एक दोस्ती बनाने में ही स्पेंड करते हैं कि कुशा तुम कौन हो, तुम्हारे चाइल्डहुड में क्या हुआ, तुम्हारे बचपन में क्या हुआ, तुम्हारे एडल्टहुड में क्या हुआ, तुम कहाँ पे हो, क्या पढ़ती हो, कैसे इस जॉब में आई, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसको पता चला, कुलदीप, कि थेरेपी के द्वारा उसको पता चला कि 6 साल की उम्र में जब वो चेंज कर रही थी, बाथरूम से आई थी नहा के, वो चेंज कर रही थी, उसके घर में एक बहुत बड़ा विंडो था, उसके रूम में एक अंकल की आईज उसने देखी, एक काफ़ी बूढ़े अंकल थे, उनकी आईज उसने देखी उस विंडो में। अब उसको देख के, वो 6-7 साल की थी, वो इतनी चौकन्ना हो गई, वो बहुत बहुत स्कैर्ड हो गई कि वो चिल्लाने लगी। लकीली उसकी मदर आई और उसकी मदर ने उसको एकदम से हग करके बोला क्या हुआ, सब ठीक है ना, देखा और फिर उस अंकल को देखा और विंडो बंद करके, डोर बंद करके कुशा को हग कर दिया। अब बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है कि मदर आती है और एक थप्पड़ देती हैं 6 साल के बच्चे को, कि बोलते हैं कि चुप करो यार, क्या ड्रामा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जस्ट गेट ओवर इट, ऐसे होता है, वगैरह वगैरह। कुशा को बिलीव किया गया और फिर बहुत मतलब थेरेपी के बाद इस एग्जाम्पल में उसने कहा कि अच्छा, आई थिंक ये मुझे पता नहीं था अपने बारे में कि जब मैं अभी सेक्सुअली एक्टिव हूँ और मैं एक्टिव होना चाहती हूँ, जब भी मैं सेक्स के बारे में सोचती हूँ मुझे उन अंकल की आईज आती हैं अपने जहन में, वो एक ट्रिगर हो चुका है। तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे अपने करंट बॉयफ्रेंड पे गुस्सा आता है। मेरा बॉयफ्रेंड तो अंकल नहीं है ना, लेकिन मुझे उस मेमोरी के वजह से इतना गुस्सा आता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल होगा। एक शब्द है जिसको ट्रॉमा कहते हैं, साइकोथेरेपी में अक्सर वो शब्द इस्तेमाल होता है, अपनी अपनी किताब में उसके बारे में लिखा है। मन के किन किन कोनों में कहाँ कहाँ कौन सा जख्म लगा हुआ है, एक उम्र के बाद याद नहीं रहता, सबकॉन्शियसली वो कभी ट्रिगर होता है और आपके जीवन में या इंटीमेसी के क्षणों में वो उभर करके आ जाता है और एक रोल निभाता है। कैसे पहचानें या कम से कम कैसे ये समझें कि कहीं कोई ट्रॉमा आपका भी है और आपको हेल्प की ज़रूरत है? इसकी मतलब ट्रॉमा क्या होता है, यहाँ से शुरू करिए और फिर बताइए कि पहले स्तर की डायग्नोसिस अपने स्तर से कोई आदमी कर सकता है क्या कि मेरा कोई ट्रॉमा है शायद? जब आपको कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है अपने आप में, तब आप समझ लीजिए कि वो इस मोमेंट से नहीं आ रहा है, वो किसी पास्ट मोमेंट से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम दोनों रास्ते में जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब आपको शायद एक इच्छा आएगी कि आप जाके हेल्प करो, मेरी इच्छा होगी कि मैं भागूं वहाँ से। क्यों? और मैं शायद, मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मैं शायद बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगी उस एक्सीडेंट को देख के, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई है रास्ते पर, तो मैं इससे बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ। तो ये है कि ये कॉन्टेक्सचुअली मेरे बारे में तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं देख रही हूँ हो रहा है और मेरा रिएक्शन बहुत बहुत एक्सट्रीम है, ज़्यादा एक्सट्रीम है उस कॉन्टेक्स्ट को देखकर। शायद आपका रिएक्शन ऐसा ना हो। तो जब हमें पता चलता है कि ट्रॉमा है, हम ऐसे सोचते हैं कि ट्रॉमा एक स्कार होता है जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है वो पेन, तब हमें लगता है कि अच्छा, मे बी इट्स फ्रॉम द पास्ट विच इज़ ट्रॉमा। फ़र्ज़ करिए कि एक कपल है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है, बट वो जब फिज़िकली इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। मुझे 2-3 उदाहरणों के साथ अगर आप बता सकें कि वो कौन से क्षण हैं जब एक कपल को या इंडिविजुअल को भी सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाने के बारे में सोचना चाहिए। क्या कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि अब कपल को लगता है कि यार आप जाइए और सेक्स थेरेपी लीजिए?
जी, चैप्टर 5 में मैंने एक कपल के बारे में लिखा है जो मेरे साथ 5-6 साल से काम कर रहे थे। उनकी बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल शादी हुई, हनीमून फेज़ बहुत अच्छा चला, दे लव ईच अदर, बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन शादी होने के बाद 5-6 साल के बाद उनका बिल्कुल सेक्स लाइफ ख़त्म हो गया। तो उनको लगा कि शायद हर शादी में ऐसे होता है। और इंडिया में ना कुलदीप, हमारे पास एक नैरेटिव भी होता है कि आप 0 से 18 तो मतलब क्रश भी नहीं करेंगे, किसी के साथ प्यार नहीं करेंगे, किसी अपने क्रश को भी दबा देंगे, अपनी सारी हार्मोनल फीलिंग्स को दबा देंगे। फिर 18 to 20 आपकी शादी होनी चाहिए, फिर 21 to 30 आपके 2 बच्चे होने चाहिए, और उसके बाद आपको बिल्कुल सेक्शुअली इनएक्टिव ही रहना चाहिए या चुपचाप बैठना चाहिए और अपनी सेक्स लाइफ तो साइड में रखनी चाहिए। ये हमारा मेन स्ट्रीम एक नैरेटिव है। और हमें एज अ सेक्स थेरेपिस्ट मैं देखती हूँ कि ये तो नैरेटिव बिल्कुल ही ट्रू नहीं है, बिल्कुल ही सच्चा नहीं है, क्योंकि लोगों की जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस होती हैं वो इससे बहुत अलग होती हैं, राइट। तो ये जो कपल आया, जब मैंने उनको ये बात बोली कि थोड़ा काम करते हैं इसके ऊपर कि कब शुरू हुआ ये डिस्टेंस आप लोगों के बीच में, कब आपका जो गुस्सा है वो कठोरता में ट्रांसलेट हो गया और कठोरता से बिल्कुल फ्रीज रिस्पॉन्स में चला गया कि आपको मन ही नहीं किया एक दूसरे के साथ एक बेडरूम शेयर करने का। ये जो सवाल था, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने बोला था हम तो सब जगह यही देखते हैं, तो नॉर्मल है ओल्डर कपल्स के बीच में, टीवी में, तो हम तो ऐसे ही देखते हैं। तो ये जब एक ये एग्जाम्पल होगा कि रेड फ्लैग नहीं कहना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपकी सेक्स लाइफ या आपकी जस्ट सेक्स लाइफ ही नहीं, जब आपकी इमोशनल लाइफ आपको फुलफिल नहीं कर रही है, आप सोच सकते हो कि अच्छा इसका शायद गहरा रीज़न है। इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है नहीं कर रही है छोड़ दो, क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे अपनी टाइम लाइन को, आप देखोगे कि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। और थेरेपी में हम उस रीजंस की को एनालाइज करके एक इन्वेस्टिगेशन, एक केस बनाते हैं एक चहीते इंसान के साथ। मैं इस तरह के उदाहरणों को एक सोशल मीडिया पे फोरम है रेडिट, उस पर पढ़ रहा था कि लोगों का किस तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है जो अब वो इंटीमेसी को बाधित करता है जब जाते हैं। तो 2 मैंने उदाहरण पढ़े, दोनों इस तरह के थे, दोनों लड़कों के थे, और उनके साथ बचपन में जो बुलिंग हुई थी, एक लड़के को बुलिंग किया गया कि वो ज़्यादा फेमिनिन है, उसके बात करने का तरीका, और दूसरे को बुलिंग किया गया कि उसके शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसको कई लोग मानते हैं कि तुम्हारी छाती जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो स्त्री से उसकी तुलना करने लगे स्कूल के दिनों से। जी। अब वे लोग जब फिजिकल इंटीमेसी की ओर जाते हैं तो वही मेमोरी ट्रिगर होती है। ये ऐसा क्यों है कि उसी समय वो ट्रिगर होता है? पुराने साइकोलॉजी में हम मानते थे कि ट्रॉमा सिर्फ एक रिस्पॉन्स होता है या एक चीज़ होती है, इसलिए आजकल कहीं डॉक्टर्स के साथ भी आप ऐसे देखेंगे जिनकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। इंडिया में भी ऐसा है, अमेरिका में भी ऐसा है, बहुत जगह ऐसा है कि वो कहेंगे छोड़ दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सबके साथ होता है, गेट ओवर इट। 25 years हो गए कुलदीप की साइकोलॉजी चेंज हो गई है, रिसर्च और आगे बढ़ रहा है और हमें समझ में आ रहा है कि ट्रॉमा सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, ट्रॉमा उसकी कनेक्शन होती है कि एक चीज़ जो इम्पैक्ट हुई उस 6 साल की उम्र में, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ जब वो आदमी, वो व्यक्ति 10 का हो गया, फिर वो 16 का हो गया, फिर वो 30 का हो गया, फिर वो 40 का हो गया। ये एक ट्रॉमा टाइमलाइन होती है। ओके, तो अगर आपके साथ कुछ हुआ है 6, 10, 16, 20 या इवन 25 पर और वो प्रोसेस नहीं हुआ है, आपको एक सपोर्ट नहीं दिया गया उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, उसको पॉज लेके, जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है हमारे कल्चर में, हम क्या कहते हैं, वो भी ऐसे जॉब में जब जॉब कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं हम? सोचिए, कोई आइडियाज़ हैं किसी को? होता है, सल्यूशन क्या देते हैं लोग? मूव ऑन, आजा बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद घूमने चलते हैं, फ्रेश एयर ले लो, राइट। और 2-3 महीने में जब रीबाउंड इज सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? जस्ट रीबाउंड, आप किसी और से सेक्स कर लीजिए, कैजुअल सेक्स ही कर लीजिए, वो हेल्प करेगा आपको इस इंसान के बारे में नहीं सोचने के लिए, राइट? अब क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग ये कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते? जब कुछ लोग बिल्कुल एक एक्स और एक ब्रेकअप के ही बारे में
10 साल तक सोचते रहते हैं, राइट? क्यों ऐसा होता है? तो ट्रॉमा थेरेपी हमें दिखाता है कि ये प्रोसेसिंग का इशू है कि आपका ब्रेकअप आपसे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है? और ये फ्रेंड्स, दारू, स्मोकिंग, सेक्स इनफ नहीं है इसको प्रोसेस करने के लिए। आपको एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है। एक शब्द हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल हुआ करता था, अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इनफिडेलिटी। और 2018 से पहले वो क्राइम था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखना, कई लोग ये मानते हैं कि यार आप जितने ज़्यादा रिश्ते रखेंगे तो आप दिमाग में उतने खांचे बना रहे हैं और आपके दिमाग का कंपार्टमेंटलाइजेशन उसको डील नहीं कर पाएगा उससे आने वाले इमोशनल बैगेज को। इसलिए एक पार्टनर रखना आपको मेंटली सेन रखने के चांसेस बढ़ा देता है। ऐसा है? बहुत सारे पार्टनर्स होना, अब हम ऐसे युग में तो नहीं रहते हैं जिसकी सबकी शादी अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड से हो रही है, ऐसा तो नहीं है। आजकल हम डेट करते हैं, ये नॉर्मल है। अब हम अपने आप के पेरेंट्स से भी कहते हैं कि कॉलेज में ये नॉर्मल एक्सपीरियंस है, लेट इट हैपन। काफ़ी सारे लोग अपने पेरेंट्स को जाके बोल भी रहे हैं कि ये मेरा लव रिलेशनशिप है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में ये नॉर्मल नहीं था। तो मैं नहीं कहूँगी कि मल्टीपल पार्टनर्स होना कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन की सिर्फ नेगेटिव चीज़ है, ऐसा नहीं है। अगेन, ऑटोमेटिकली कोई कुछ ट्रॉमेटिक या नॉट ट्रॉमेटिक नहीं होता है। क्या आपके लाइफ में आपके पास इतना दिमाग और कॉन्शियसनेस है कि आप अपने लाइफ को आप अपनी लाइफ की चॉइसेस को स्वीकार कर सकते हैं? जैसे कि मैंने किया है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, ओपनली मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं अमेरिका में भी प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी फैमिली को पता है, मेरे क्लाइंट्स को पता है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है एक हेल्दी रोल मॉडल ऑफ अ क्वियर पर्सन। अब मेरे लिए ये गलत नहीं है, किसी और के लिए शायद गलत होगा, ठीक है? तो ट्रॉमा थेरेपी में हम बहुत डीपली जाके इसको स्वीकार करते हैं कि क्या आपकी लाइफ में जो चॉइसेस हैं आप उसके लिए तैयार हो, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए? हो तो ठीक है, नहीं हो तो चलो और काम करो। एक जो कल्चरल परवरिश है या कि कंडीशनिंग है, उसमें सिखाया जाता है कि यार मन नहीं मिले जब तक तब तक तन नहीं बांटना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप मतलब एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है उसके बिना फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। उसका लिटरल मीनिंग ये है। Right. पर इस जनरेशन में जैसे अभी रिबाउंड की बात हो रही थी, क्या ऐसा है मतलब आप फिर से ये होगा कि आप सलाह नहीं देती हैं और सुनती अधिक हैं, पर इस सवाल को एड्रेस कैसे किया जाए कि इमोशनल इंटीमेसी के बिना फिजिकल रिलेशनशिप होना एक और ट्रॉमा दे सकता है आपको? ये भी एक बहुत वो वाला सवाल है। हाँ, मैं मिथ बस्ट करने की नज़रिए से ही सवाल पूछ रहा हूँ। हमारा मन उसमें सही गलत में जाता रहता है। आप देखिए, हर सवाल जो आता है ना कि ये सही है, ये सही है, ये सही है या ये सही है, किसी और को नहीं पता क्या सही है आपके लाइफ में, स्पेशली सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके। लेकिन इस सवाल को मैं थोड़ी गंभीरता से ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सोचें। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में क्या हो रहा था, कैसे अरेंज मैरिजेस बन रही थी, राइट? वो कॉन्टेक्स्ट आप सोचें, उसमें एक तरीके का सेक्सुअल मॉडेस्टी नॉर्मलाइज हो गई थी कि एक पार्टनर फॉर लाइफ, ठीक है, और आपकी फैमिली डिसाइड करेगी। और फिर आप जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे, विच इज़ 18 के बाद बायोलॉजिकली आप सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। विमेन के लिए 40 में आप पीक पहुंचते हैं अपनी मैच्योरिटी, मेन के लिए आप 26 to 35 इज़ पीक मैच्योरिटी मेन के, ऐसा माना जाता है सेक्स थेरेपी में। तो पहले क्या था, हमारा सिस्टम था कल्चरली, राइट, कि आप यंग ही किसी से प्यार करें या प्यार ना करें, आपकी फैमिलीज ही आपके लिए डिसाइड करेंगी, वन पार्टनर फॉर लाइफ। अब ये कहना कि वन पार्टनर फॉर लाइफ होना बहुत अनरियलिस्टिक है। हम ना गांव में रहते हैं, हमारे पास अर्बन लोनलीनेस है, हम शहरों में रहते हैं, डेटिंग ऐप्स हैं हमारे पास। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज जो नॉर्मल है उसका बेस्ट नॉर्मल मेरे लिए क्या हो सकता है। तो इमोशनल इंटीमेसी के बिना फिजिकल कनेक्शन करना शायद मेरी सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ समय तक। और ऐसा होता भी है। अपने दोस्तों को कॉलेज में देखेंगे, वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत सारे उनके पार्टनर्स होते हैं। एक एग्जाम्पल भी है बुक में, एक महिला है, वो बहुत सारे पार्टनर्स को डेट कर रही हैं
और वो 32 की हो जाती है और बोलती है बस मेरा हो गया एक्सप्लोरेशन पीरियड, मैंने डेट कर लिए 3 लड़कों को, अब मुझे पता है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए और कैसा मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है मैं किसी के साथ चीट कर रही हूँ, किसी को यूज़ कर रही हूँ, कंसेंशुअल रिलेशनशिप है। तो बाय द टाइम वो 32 की हो जाती हैं, शी हैज़ सच अ गुड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, बिकॉज दोनों कॉन्शियसली एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं, उनमें दोस्ती बहुत अच्छी है और फिर उनका रिलेशनशिप बहुत आगे चलता है। आपने अपनी किताब में एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा टच पर लिखा है, स्पर्श पर, और उसका जो चैप्टर का टाइटल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो आपको एक पेशेंट ने कहा था कि सेक्स इज़ ग्रेट बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली हग्ड समवन, आखिरी बार किसी को गले कब लगाया था। किसी भी रोमांटिक रिश्ते में टच की उपयोगिता, स्पर्श की भूमिका क्या होती है? स्पर्श की भूमिका वैसी होती है जैसे अ प्लांट नीड्स द सन, जैसे कि यू नो अ फ्रॉग नीड्स द वाटर, तो वैसे हम सबको टच की बहुत बहुत आवश्यकता है। ये बहुत नेचुरल नीड है, इसमें कोई इसमें ये कोई गंदी चीज़ नहीं है सोचना। हमारे कल्चर में एक्चुअली टच बहुत कॉमन होता है। आप सोचिए थोड़ी गहराई से, राइट? टच एज अ कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में आजकल इस कल्चर में क्या नॉर्मलाइज है कि नहीं है? मेरी टच नीड्स हैं तो मैं अपने किसी फ्रेंड को बुलाऊंगी और उसके साथ मूवी देख सकती हूँ वगैरह वगैरह। मुझे तो लगता है टियर 1 में नहीं है। मुझे तो लगता है हम इतनी लोनली लाइफ जीते हैं टियर 1 में, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, बैंगलोर, कि लोगों ने नॉर्मलाइज कर लिया है। स्पेसिफिकली मर्दों के पास टच की कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बची हैं, क्योंकि हम सब फैमिलीज से दूर रहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके मन में इतनी सारी रिप्रेस डिज़ायर है जो मतलब चैनल ही नहीं हो रही है अपने बॉडी में। और ये साइकोथेरेपी हमें सिखाता है कि अ बॉडी इज़ अ नेचुरल इमोशन चैनलिंग मशीन। ठीक है, यू नीड टू रिलीज योर इमोशन। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको वो रिलीज़ करना आना चाहिए। किसी को थप्पड़ मारना रिलीज़ नहीं है। रिलीज़ है कि मैं उसको फील करूं और मैं उसको निकालूं अपने बॉडी से। रोना आ रहा है तो रो, हॉर्नी लग रहा है तो ऑर्गेज़म दो अपने आप को। ये नेचुरल है। अननेचुरल है कहना कि मैं वेट करूंगा उस टाइम के लिए कि जब मेरे पास परफेक्ट पार्टनर आ जाए और तब मैं सेक्सुअल हैप्पीनेस ढूंढूंगा। ऐसा नहीं चलता है आजकल, राइट? तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि टच एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कुलदीप, जिसके बारे में मैंने ऑफकोर्स बहुत गहराई से लिखा है। बट लैक ऑफ टच ऑल्सो लीड्स टू सेक्शुअल वायलेंस। और लैक ऑफ टच का एक मिसाल इस तरह से भी आप सोच देख सकते हैं कि आपके पास अपोजिट जेंडर के कितने ऐसे दोस्त हैं जिनको आप खुल करके गले लगाते हैं। आप उंगलियों पे गिनिए और अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप उस इलाके की चर्चा कर रही थी कि शायद जहाँ ज़्यादा शर्म है, शर्म से कैसे डील करें। आपकी किताब का टाइटल है अनअशेम्ड। शर्म जो है वो हमें मतलब एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, सापेक्ष होता है। समाज के नज़रिए से देखते हैं कि मैं इतने लोगों के बीच हूँ तो मुझे शर्म आ रही है, मैं अकेले कहीं हूँ तो शायद नहीं आए। एक आइलैंड पे एक आदमी फंस गया है अकेला तो वो शर्मिंदा शायद महसूस ना करे, पर वहाँ पर 2 लोग हैं तो वो शर्मिंदा महसूस करेगा। भीड़ बढ़ेगी तो और शर्मिंदा महसूस करेगा। अगर आप किसी भी घटना की वजह से शर्मिंदा महसूस करते हैं तो उससे डील करने का फर्स्ट एड क्या है? सबसे पहले तो अवॉइड ना करें। जब आप हंसते हो या किसी चीज़ को बहुत डिसमिस कर देते हो, कहते हो कि ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, मेरी लाइफ में ये हुआ ही नहीं, हाँ दुख तो होना चाहिए लेकिन मुझे तो दुख नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। ये भी शर्म का एक पहलू है, क्योंकि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उस एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने से डर रहे हो और शायद आपको पता भी नहीं है ये। तो हम ट्रॉमा वाले हैं कुलदीप, हम प्रॉब्लम में बहुत माहिर हैं। प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्सिटी से देखने में हम काफ़ी माहिर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ट्रॉमा कॉम्प्लेक्स होता है, हीलिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। शेम कॉम्प्लेक्स है, शेम को हील करना मुश्किल नहीं है। शेम को हील करना मतलब उसको कन्फ्रंट करना। तो अगर शेम मुझे कह रहा है कि नेहा पब्लिक स्पीकिंग मत करो, तुम गधी हो, तुम्हें क्या पता, अपनी बाइसेक्सुअलिटी के बारे में बात मत करो, कोई तुम्हें ये कहेगा वो कहेगा, अब तो लीगल है तो कोई इलीगल भी चीज़ नहीं कह रहे हैं, ब्ला ब्ला। अगर मैं ये अपने मन में इंटरनलाइज कर लूँ, राइट, तो मेरा ट्रॉमा मुझे कहेगा नेहा तुम छोटी ही रहो ना, तुम शैडोज़ में ही रहो, तुम आओ ही नहीं लाइमलाइट में, तुम बात ही नहीं करो इस सब्जेक्ट के बारे में।
तो हीलिंग क्या होगा? एक्सप्रेस करना, जी, उसमें थोड़ा जाते हैं। एक्सप्रेस करना, उसका मतलब क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। बात करना किसी से, बात करना इज नंबर 1। बात करना कि ये चीज़ हुई मेरे लाइफ में और मैं अपने दोस्तों के पास जाके उनको बताऊंगी। दूसरा, सिर्फ बात करना नहीं, पूछना जब मेरी दोस्त मेरी बात नहीं सुन पा रही है। फिर तीसरा, अब अगर कुलदीप ने मुझे दिया ये सब इमोशनल सपोर्ट दिया और बोला ठीक है नेहा चलो बात करते हैं, मील मतलब खाना खाते हैं वगैरह, उसके बाद मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अच्छा मैं कौन से पार्ट ऑफ लाइफ में अपने आप को छोटा बना रही हूँ। ठीक है, मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल गया और अब मैं सोच रही हूँ कौन से पार्ट ऑफ लाइफ में छोटा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये ब्रेकअप हुआ या जो भी 2 साल हो गए ब्रेकअप को, शायद मैं डेट पे नहीं जा रही हूँ। 2 साल हो गए ब्रेकअप को, शायद मैं हर आदमी को देख के बोल रही हूँ कि तुम एक गधे हो, तुम मुझे हर्ट करोगे। सारे मर्द कुत्ते होते हैं, सारे मर्द ऐसे होते, और मर्द भी कहते हैं सारी लड़कियाँ गोल्ड डिगर्स हैं। ये तो बहुत चलता है आजकल इंटरनेट पे, हर एक वीडियो पे आप देख लो, ये तो बहुत बहुत हो रहा है कमेंट सेक्शन में कि ऑल विमेन आर जस्ट क्रेजी, मेन आर लाइक विमेन आर लाइक ऑल मेन आर पिग्स। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम ट्रॉमा रिस्पॉन्स है शेम का, राइट? तो फिर चौथी बात कि अब मैंने बात की, मुझे इमोशनल सपोर्ट मिला, मैंने सोचा अपनी लाइफ में मैं कहाँ पे अपने आप को ब्लॉक कर रही हूँ, अब मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो व्हाट आर दोज स्टेप्स? जॉइन अ न्यू हॉबी क्लास, ट्राई अ न्यू स्किल सेट, मेक अ न्यू फ्रेंड, चैलेंज द फियर जो मुझे छोटा लग रहा है, छोटा रख रहा है। इस समय ना अभी हाल में पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए हैं, अभी पश्चिम बंगाल में हो भी रहे हैं, कोलकाता में एक घटना हुई जिसने फिर से एक बार पूरे देश को झकझोरा। ये सवाल बहुत सिंपल है पूछने में, जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका, बहुत देर तक उस पर बात हो सकती है। पुरुष रेप क्यों करते हैं? जब आप सोचें तो क्या ये सिर्फ आउट ऑफ लस्ट है, आउट ऑफ डिज़ायर है? शायद नहीं। क्या ये बल से, किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करने से आने वाला सैडिस्टिक प्लेजर है? और क्या जनरेशनली पुरुष इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जब पहले वॉर होता था, युद्ध होता था, युद्ध की रेज होती थी, और उसके बाद जब किला फतेह किया जाता था तो उस राजा के हरम में या उसमें जो महिलाएं होती थी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेंस होता था। इसकी जड़ें कहाँ हैं? बहुत सारी जड़ें हैं, लेकिन सबसे पहले तो महिला भी रेप करती हैं। मैंने YouTube में एक वीडियो बनाया था 2017 में इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, और मेरे को सबसे पहला रिस्पांस मिला 300-400 कमेंट्स, ऐसा हो ही नहीं सकता मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता, महिला कैसे रेप कर सकती है, पुरुष का रेप कैसे हो सकता है? रेप के लिए सिर्फ एक पीनस को एक वजाइना के अंदर जाना है, राइट? और मैं इतनी चौकन्ना हो गई कि मुझे लगा कि इतनी बेसिक चीज़ हमें नहीं पता एज अ सोसाइटी। रेप है, रेप महिला कर सकती है, पुरुष कर सकता है। हम पुरुष के बारे में बात करेंगे ऑफ कोर्स, और जो घीनस, जो बिल्कुल घटिया इंसिडेंट हुआ है उसके लिए तो आई एम सो सॉरी फॉर द डॉक्टर, आई एम सो सॉरी अबाउट द रेपिस्ट। कि कौन ऐसा सोच भी सकता है किसी के बारे में? एज अ थेरेपिस्ट आई हैव कंपैशन फॉर बोथ साइड्स कि कौन कर सकता है ऐसा, मतलब कैसा होगा वो इंसान, क्या होगा उसके अंदर कि वो इतनी घटिया चीज़ करे किसी और के साथ, ठीक है? तो अब हम सेक्स थेरेपी में ये समझते हैं, हमें ये सीख दी जाती है कि रेप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावर हंग्री क्राइम्स यू कैन डू, क्योंकि आपको किसी और के बॉडी में जाके अपना पार्ट छोड़ना है वहाँ पे। ये चीटिंग से बहुत अलग है, ये थेफ्ट से बहुत अलग है, ये किसी की मनी, किसी की जेब काटने से बहुत अलग है। ये एक बहुत ही घटिया और स्पेसिफिकली मतलब हेटफुल चीज़ है, हेटफुल क्राइम है। और सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं करते हैं, मैरिज में होता है, रिलेशनशिप में होता है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में होता है, बहुत घटिया चीज़ें होती हैं। अब पुरुष क्यों करते हैं? वाई डज अ मैन स्पेसिफिकली रेप? बहुत सारी जड़ें हैं इसकी, लेकिन सबसे पहला जड़ है कि पावर। मुझे ये लस्ट के बारे में नहीं है, इट्स पावर, कि मुझे किसी से बड़ा फील करना है उस मोमेंट में,
और मुझे उसके ऊपर डोमिनेशन चाहिए, ठीक है। तो रेप एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है उसका, मतलब एक्सट्रीम सिम्टम है उसका। आप देख लीजिए दिल्ली की बसेस में क्या होता है, किसी भी बसेस में क्या होता है। मैं तो मैं दिल्ली में पैदा हुई थी। यहाँ पे बस में जाने से क्या होता है, आपको पता होता है एज अ वुमन कि कोई आने वाला है ना लेफ्ट या राइट से, और कोई तो कुछ करने वाला है आपके साथ। तो आप ऐसे बैठ जाते हो बस में कि आप बस ढक लो अपने आप को ऐसे, ठीक है। वो सेक्सुअल वायलेंस का भी एक पहलू है, वो रेप नहीं है बट वो स्टिल एक पहलू है जहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई आपको डोमिनेट करना चाहता है आदमी, वो आके ऐसे स्पैंक कर देगा आपको, आपके ब्रेस्ट पे हाथ डालेगा, आप वहाँ पे खड़े हुए हो, मैं देख रही हूँ कि लोग नॉट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली महिलाएं नॉट कर रही हैं। ये कितना कॉमन है हमारे लिए यहाँ पे एज इन दिस सिटी, बहुत कॉमन है। तो हम एज फीमेल्स हम ये नॉर्मलाइज कर लेते हैं सबकॉन्शियसली कि हम छोटे हैं आदमी से, हम कम हैं, हम कम स्पेस लेनी चाहिए, हमें ज़ोर से बात नहीं करनी चाहिए, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। आप देखोगे और आप मेरे ऊपर कुछ लेबल डाल रहे हो तो ये आपकी सोच के साथ प्रॉब्लम है ना, मेरी बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हम बहुत नॉर्मलाइज कर चुके हैं और सब लोग हमें कहते रहते हैं। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक है शेम, मतलब एक है स्कूल्स में जो कहा जाता है हमें, फैमिलीज़ में जो बताया जाता है हमें कि बेटा ऐसे ही रहो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑफ कोर्स आई नो टाइम इज़ अप, लेकिन अगर आप पुरुषों के बारे में सोचोगे, और मुझे बस ये पॉइंट कहना है कि हमारे इंडियन मेन के पास कोई सपोर्ट सिस्टम्स ही नहीं है। एटलीस्ट महिलाएं एक दूसरे को फ़ोन करके भड़ास तो निकालती हैं। मेन, स्पेशली यंगर मेन, अपने आप में ही एक आइलैंड बन चुके हैं अपने फ़ोन के साथ, अपने काम के साथ। तो एक बहुत ही एपिडेमिक, मैं कहूँगी एक सेक्सुअल वायलेंस एपिडेमिक पे हम लोग बैठे हुए हैं। और जब ये बहुत घटिया इंसिडेंट्स होती है, हम चौकन्ना हो जाते हैं, हमें याद आता है, 3 दिन तक हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, फिर हम फिर से भूल जाते हैं। There is a lot of stigma around even the purchase of contraceptives. So you'd see that these people are going to the chemist, they're very ashamed to buy condoms or birth control pills or whatever. That's right. And they would carry them in black bags, or they would pocket them, and they would feel ashamed from the society that they're going to do something wrong. And even if our generation is starting to feel more aware about it, that it's fine, it's good, you're actually trying to protect yourself from diseases and from unwanted pregnancies, how do you combat this social conditioning that the people existing in the society are already going through? So if people my age or my generation wants to do something like that, they would still go through a lot of discrimination before they actually get to the part where they get to enjoy it or face actual awareness. So how do you suggest that we combat this social stigma or this conditioning? That's a lovely question, thank you. मुझे लगता है कि पहली बात तो पहला स्टेप ही हीलिंग का होता है रियलिटी एक्सेप्टेंस। हम अमेरिका में नहीं जी रहे हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं जी रहे हैं, हम एक बहुत ही मैसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस ट्रॉमाज हैं, सेक्स और रिलीजन के बीच में भी बहुत एनमेशमेंट है और कनेक्शन है, सेक्स और फैमिली कल्चर के बीच में बहुत सारी ओपिनियंस हैं। तो हम एक बहुत ही मेसी और केओटिक सॉर्ट ऑफ लैंड में रहते हैं, राइट। अब इस लैंड में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो केओस तो आएगा। तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि अगर आपके एज ग्रुप है 20 to 30, 20 to 40, यू आर द लीडर ऑफ योर फैमिली। आप चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आप घर पे जो चेंज कर सकते हो चेंज करो, और आपको पुशबैक मिलेगा तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपनी फैमिली सिस्टम को कि वो आपके डिसीजन से सहमत हो और आप उनकी सहमति भी लें। और वो प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम। किसी को कैंसिल करने से तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो चेंज होंगे ना आप चेंज होंगे। और किसी को कहने से कि अभी बदलो प्रेशर से तो कोई नहीं चेंज करता है। अगर आप 40, 50, 60 से ऊपर हैं और आपकी वैल्यूज़ ही अलग हैं, तो every generation has a different role, a different responsibility, but India is a chaotic culture. It will take time. 10 साल पहले my profession wasn't even understood. अब
पीपल आर लाइक वेकिंग अप टू दिस, बट मेरा क्लिनिक तो मतलब 15 साल पुराना है, ये नई बात नहीं है मेरे लिए, राइट? और जो क्वियर रिलेशनशिप्स हम करते हैं, वी ऑलवेज लिव्ड लाइक दिस. हमें पता होता है कि कैसे नेविगेट करना है, कैसे गवर्नमेंट से यहाँ पे बचे, कैसे पुलिस से यहाँ पे बचे, कैसे. तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस, बट द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम. सो इट्स बोथ. कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, डोंट वेस्ट योर सीमन. फिर डॉक्टर क्यूटर्स आती हैं, बोलती हैं कि ये सही है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब नेचुरल है. तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मुझे ब्रह्मचर्य का पाथ बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसमें बहुत वैल्यू भी दिखती है. लेकिन ये एक आजकल क्या हो रहा है कि हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के बिना, और हम बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप के ऊपर रख रहे हैं बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसर्स, वीडियोज़, स्मॉल स्निपेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो मुझे लगता है कि मैस्टरबेशन, मुझे भी नहीं लगता, मतलब साइंटिफिकली मैस्टरबेशन तो नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं है ऐसा कुछ कि गलत है वगैरह. लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य सीरियसली लेना चाहते हो और आप नो फैप एज अ थिंग करना चाहते हो फॉर लाइफ, तो जाओ ना, आश्रम जाके करो प्लीज़. इंडिया इज देयर इज नो अदर बेटर प्लेस देन इंडिया. वी हैव अ होल पाथ. बट वॉट यू शुड नॉट डू कि घर पे बैठ के ट्राइंग नो फैप, ना आपका गुरु है, ना आपका कोई लीनिएज परंपरा है, ना कोई फिलॉसफी है, बस अपने आप के ऊपर ही ये कठोर सज़ा बार बार और एक्सपेक्ट करना कि मैं क्लीन हो जाऊं इससे. ऐसा नहीं होता है. ये एक्चुअली एक मेंटल केओस है. हम बहुत पीछे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंगल, कि कोई भी कुछ भी बोलता है. जैसे कि किसी ने बोला कि इन्फ्लुएंसर का काम है इन्फ्लुएंस करना, लेकिन आप यूथ का काम है सोचना कि क्या मेरे लिए सही है. आई अग्री विद दैट. कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन आज हम इतना ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से भी. ये किसी एक पर्सन के बारे में नहीं है, मेरे से भी. अब इसलिए तो मैंने वो एक्सरसाइज किया कि आप अपने बॉडी में आइए, सिर्फ ज्ञान मत लीजिए. अभी आप सोचिए कि नेहा ने क्या बोला, तनाया ने क्या बोला, रणवीर क्या बोल रहा है, कुलदीप क्या बोल रहा है, और मुझे क्या चाहिए. जो भी आपको अच्छा लगता है, फिर आप जाके काम कीजिए उसके ऊपर. क्या काम कैसे करना है, लिखिए उसके बारे में, जर्नल कीजिए. डिजिटल जर्नल अच्छा लगता है, टाइप कीजिए, अपने पैटर्न समझिए, फिर थेरेपिस्ट के पास जाइए. आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप ऑलरेडी रेडी हो अपने हीलिंग जर्नी के लिए. आपने वो लिखा है सेल्फ कंपैशन के बारे में, गो इजी ऑन योरसेल्फ. इतना ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी नहीं है, और करना है तो फिर ढंग से कीजिए. मतलब इट्स अ ग्रेट पाथ, बट डू इट प्रॉपर्ली. नमस्कार मैम. मैम, लड़कियों में खासकर, जैसे अगर रिलेशनशिप के लिए कोई लड़का आपको अप्रोच कर रहा है, तो हमारे मन में सबसे पहले एक सवाल आता है कि कहीं ये लस्ट तो नहीं है. बहुत शक करते हैं हम उन लड़कों पर, टेस्ट लेते हैं उनकी, ये सोचते हैं कि अगर वो हाथ भी पकड़ता है तो लगता है कि लस्ट ही है तभी पकड़ रहा है. या दूसरे रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि रिलेशनशिप में लोग आ रहे हैं, 1 महीने बाद ही फिज़िकल हो जा रहे हैं, 6 महीने के बाद रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जा रहा है. तो उनका कहना होता है कि अरे ये तो लस्ट था, ये लव तो था ही नहीं. तो मतलब कि सच में लस्ट लव और ये सेक्स का रिलेशनशिप नहीं समझ में आता है कि लव है एक्चुअल में या ख़त्म हो चुका है, या लस्ट और सेक्स ही है. मैं आपको दाद देना चाहती हूँ, बहुत ऑनेस्ट सवाल है. और दूसरा जो पॉइंट है इसका, आजकल मेन के ऊपर इतना ब्लेम और फोकस हो गया है कि आप प्रॉब्लम हो, कि हम एज विमेन नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में. तो जो आपने सवाल पूछा वो बहुत डीपली एक रिफ्लेक्टिव इनर वर्क का सवाल है, विच इज़ अमेजिंग. इट्स रियली ऑसम, और आजकल लोग नहीं बोलते हैं ये. सो मुझे लगता है कि लस्ट इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ लविंग समवन. लस्ट इज पार्ट ऑफ horny normal development of sexuality. आप नहीं कह सकते कि मेरे को भूख नहीं लगनी चाहिए. कह सकते हो क्या? भूख लगती है तीन दिन में, मतलब एक दिन में 3 बार भूख लगती है, जितनी भी बार भूख लगती है. नॉर्मल बॉडी का फिजिकल रिस्पॉन्स है. अब्यूज इज परवर्टेड, ये याद रखिए. सेक्स इज नॉट परवर्टेड, अब्यूज इज परवर्टेड. ठीक है? हर्टिंग समवन इज बैड, इज सिक. स्पेशली मैन्युपुलेटिवली हर्ट करना उनको सेक्सुअली या इंटरपर्सनली उनको हर्ट करना.
बट लस्ट इज अ हेल्दी नॉर्मल पार्ट ऑफ लविंग अ पार्टनर. अगर मैं कुलदीप जी को डेट करूं फॉर एग्जाम्पल, ही शुड फील like he likes me or that he's attracted to me. I should feel like I'm attracted to him, right? Otherwise it will not turn into the next stage of love, which is okay, now we are friends, now we are going to share values, etc etc. ये normal है. क्या हो जाता है ना हमारे साथ कि हमें इतनी सारी कंडीशनिंग दी गई है कि सिर्फ ये पार्ट अल्टीमेट है, शादी, और वो शादी पूरी ज़िंदगी लास्ट करनी चाहिए, नहीं तो आप फेलियर हैं या डिफेक्टिव हैं, जो आप नहीं हैं. आपको मिस्टेक से ही समझ में आएगा आप कौन हो. लेकिन किसी को हर्ट करना और किसी को वेरी कॉन्शियसली सिर्फ लस्ट के लिए उनसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना, ये गलत है. तो कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आप को ज़्यादा जानोगे. आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस में आप डीपली जाओ. ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है. आप देखो आपको क्यों लग रहा है कि सिर्फ लस्ट है. कौन सी मम्मी की वॉइस बोल रही है, पापा की वॉइस बोल रही है, आपके फ्रेंड की वॉइस बोल रही है, आपकी खुद की वैल्यू सिस्टम बोल रही है, कौन बोल रहा है. और फिर एक बार मतलब मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया टाइम में, कि क्लोज योर सेल्फ इन अ रूम फॉर 1 वीक आफ्टर अ ब्रेकअप. डोंट गो ऑन योर फोन. एक वनाश्रम ही ले लीजिए एक हफ्ते के लिए, एंड फिगर इट आउट कि आप कहाँ पे हो, कौन सी वॉइस आपकी है. थैंक यू सो मच नेहा जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली. थैंक यू.